Hey everyone, welcome to Judiciary Point, a part of CLAD Point. As you all know, UPPCSJ की क्रैश कोर्स की सीरीज हम चला रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 देखा था। कुछ प्रोविजंस उसके हमने देख लिए थे, बस अब सेक्शन 7 से सेक्शन 10 तक बचे हुए हैं। बहुत ही माइनर प्रोविजंस है, लेकिन इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलिम्स। वीडियो आज का स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक एंड शेयर। सो सेक्शन 6 तक हमने देख लिया था। सेक्शन 7 टॉक्स अबाउट कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। ये वाला सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर आपकी अथॉरिटीज बताई जाएंगी, प्लस उसका नेचर कैसा है ये देखते हैं। तो नो कोर्ट इंफीरियर नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द सीआरपीसी, क्योंकि हम लोग कॉग्निजेबल ऑफेंस वगैरह के बारे में पढ़ते हैं सीआरपीसी में। तो ये प्रोविजन कह रहा है कि भाई सीआरपीसी में जो आपने दे रखा है वो तो आप उसको वैसे ही रखिए, उसको हार्म करने की जरूरत नहीं है। बट नो कोर्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास शैल ट्राई एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। जब इस एक्ट के तहत बात आएगी कि कौन ट्रायल करेगा, तो वो ट्रायल पर्सन करेगा जो कि वो कोर्ट ट्रायल करेगी जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट से इंफीरियर नहीं होनी चाहिए या जेएम फर्स्ट क्लास। और इन दोनों से इंफीरियर कौन होता है? जेएम सेकेंड क्लास। यानी कि इनडायरेक्टली ये प्रोहिबिट कर रहा है जेएम सेकेंड क्लास को ट्रायल करने से। दूसरा कह रहा है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट अपॉन इट्स ओन नॉलेज और अ पुलिस रिपोर्ट ऑफ द फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस। ठीक, सीआरपीसी में हम पढ़ते हैं कि ओन नॉलेज की बात हो रही है। ओन नॉलेज यानी कि जहां पर कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेती है। तो कोई भी कोर्ट यहां पर कॉग्निजेंस नहीं लेगी एक्सेप्ट अपॉन, पहला सुओ मोटो अगर उसको लग रहा है, पहली चीज। दूसरा पुलिस रिपोर्ट, जो पुलिस रिपोर्ट जाती है आपकी सीआरपीसी में, उसी तरीके से यहाँ पे भी बात हो रही है कि अगर पुलिस रिपोर्ट के ग्राउंड्स पर ये कोर्ट चाहे तो कॉग्निजेंस ले सकती है। दूसरा, अ कंप्लेन बाय द पर्सन अग्रीव्ड बाय द ऑफेंस। जो भी ऑफेंस हुआ है उसमें जो पर्सन अग्रीव्ड है वो जब कंप्लेन देगा तो उसके बेसिस पर कॉग्निजेंस लिया जाएगा। या फिर पेरेंट हो सकता है और अदर रिलेटिव उस पर्सन का, या तो वो पर्सन अग्रीव खुद होगा, या तो कोई भी उसका पेरेंट्स हो गए, या उसका रिलेटिव हो गया, या फिर कोई भी रिकॉग्नाइज वेलफेयर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि किसी पर्सन के बिहाफ पर कुछ एनजीओज जो हैं वो इनिशिएटिव लेती हैं, तो उनको यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनके कहने पर ये कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। इट शैल बी लॉफुल फॉर अ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जेएम फर्स्ट क्लास to pass any sentence authorized by this act on any person convicted of an offence under this act। अब ये मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जेएम फर्स्ट क्लास के लिए कह रहा है कि लॉफुल होगा कि वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं जो इस एक्ट ने अथराइज इनको कर रखा है उस पर्सन को जो कि कन्विक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई सेक्शन 7 में कॉग्निजेंस की, ये कॉग्निजेंस कौन ले सकता है। अब यहाँ पर रिकॉग्नाइज वेलफेयर इंस्टीट्यूशन का मतलब दिया गया है कि ये एक सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन होता है या ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि रिकॉग्नाइज होना चाहिए बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। ये नहीं है कि कोई भी ऐसा वैसा इंस्टीट्यूशन है जो खुद को बता रहा है कि हाँ भाई हम ले सकते हैं। अगर उसको रिकॉग्निशन मिला हुआ है ओनली देन इट कैन टेक द, उसके बेसिस पर, उसके कंप्लेन के बेसिस पर कॉग्निजेंस ले सकती है कोर्ट। ठीक, अगेन आगे बढ़ते हैं। नथिंग इन द चैप्टर 36 of the CRPC shall apply to any offence punishable under this act। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार उसके बाद प्रोविजन 3 भी आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं 8 पर। 8 में आपको कुछ टर्म्स याद करने की जरूरत है। ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल फॉर सर्टेन पर्पसेस एंड टू बी बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। अब ये 3 टर्म्स ऐसे हैं जिसके बेसिस पर आपका एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन आना तय है। ये 3 आपको दे दिए जाएंगे कि जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है उसमें ऑफेंसेस का नेचर क्या होता है। एक दे देंगे कॉग्निजेबल, एक दे देंगे बेलेबल, एक दे देंगे नॉन कंपाउंडेबल, चौथा कुछ और डाल देंगे। पूछेंगे कौन सा नहीं है, तो ऑब्वियसली वो चौथा वाला होगा। ठीक, या फिर 2 को इकट्ठे रख दिया, ऐसे करके वो स्वैप करके किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। मुद्दे की बात यह है, आपको ये याद होना चाहिए कि कॉग्निजेबल होता है, बेलेबल होता है और नॉन कंपाउंडेबल होता है। नाउ कहता क्या है ये सेक्शन? द सीआरपीसी शैल अप्लाई टू द ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट
एज इफ दे वर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो भी होते हैं तो उसी तरीके से वहां पर जिस तरीके से सीआरपीसी अप्लाई होती है यहां पर भी उन ऑफेंसेस को उसी तरीके से ट्राई किया जाएगा। फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेकेंड फॉर द पर्पस ऑफ मैटर्स अदर देन मैटर रेफर्ड टू इन सेक्शन 42 ऑफ दैट कोड, या फिर अरेस्ट ऑफ अ पर्सन विदाउट अ वारंट और विदाउट एन ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। यानी इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसी तरीके से किया जाएगा जैसा कि हम ट्रायल में करते हैं। दूसरा यहाँ पर विदाउट वारंट अगर अरेस्ट हो रहा है या विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट तो उसको यहाँ पर एक्सेप्शन रखा गया है। दूसरा जो सेक्शन 42 आपका सीआरपीसी का है उसको एक्सेप्शन रखा गया है। अब आते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ पे। ठीक, बर्डन ऑफ प्रूफ आपका 8A में दे रखा है। ये आपका सीधा सेक्शन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, तो आपको याद हो कि 8A में दिया है। दूसरा जो याद रखने वाली बात है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा। ठीक, तो वेयर एनी पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर टेकिंग और अबेटिंग द टेकिंग ऑफ एनी डाउरी अंडर सेक्शन 3 और डिमांडिंग ऑफ डाउरी अंडर सेक्शन 4। हमने सेक्शन 3 में पढ़ा कि कोई भी जो लेन देन कर रहा है डाउरी का, सेक्शन 4 में पढ़ा जो डाउरी को डिमांड कर रहा है। तो इन दोनों प्रोविजन के चलते कोई भी पर्सन जिसको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही हैड नॉट कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दोज सेक्शन शैल बी ऑन हिम। यानी कि उस पर्सन के ऊपर जिसको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है उस पर्सन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पर लाए करेगा, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ होगा एक्यूज्ड पर्सन के ऊपर। ठीक, ये आपका क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आपका आता है, अगेन इंपॉर्टेंट है, 8B। ये डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स के बारे में बताता है। डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर से कौन सा सेक्शन डील करता है, सेक्शन 8B। नाउ द स्टेट गवर्नमेंट, ये पूछा जा सकता है कौन सी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, द स्टेट गवर्नमेंट। इट मे अपॉइंट एज मेनी डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स एज इट थिंक्स फिट and specify the areas in respect of which they shall exercise their jurisdiction and powers। उनकी पावर्स स्पेसिफाई कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। उनका जुरिस्डिक्शन कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक, नाउ एवरी डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर शैल एक्सरसाइज एंड परफॉर्म द फॉलोइंग पावर। अब उसके बाद इन्होंने आपकी कुछ पावर्स ऑफ फंक्शन मेंशन कर दिए हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। पहला, to see that the provisions of this act are complied with। भाई नॉर्मल सा एक जो प्रोविजन होता है कि पहले तो देखो जो भी हमने प्रोविजंस बनाए हैं डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में उनका कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, दूसरा, to prevent as far as possible the taking or abating the taking or the demanding of dowry, लेन देन को रोकना, डिमांड ऑफ डाउरी को रोकना। तीसरा, to collect the evidence as may be necessary for the prosecution of person committing offense, जिसने इस एक्ट के तहत ऑफेंस किया है उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए जितना भी एविडेंस की जरूरत है आप उस एविडेंस को कलेक्ट करो जो भी रिक्वायर्ड है। लास्ट है, टू परफॉर्म सच एडिशनल फंक्शन एज मे बी असाइंड टू हिम बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ आपके डिफाइन कर दिए जाते हैं, कुछ होता है कि समय के साथ जब जरूरत पड़ेगी तो उन फंक्शंस को असाइन कर दिया जाएगा। The state government may by notification in the official gazette confer such powers of a police officer as may be specified in the notification on the dowry prohibition officer who shall exercise power subject to limitation and condition। कहने का इनका मतलब ये है कि जो हमने powers and function define कर दिए हैं वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गैजेट में पावर्स जो पुलिस ऑफिसर की हैं वो वाली पावर्स यहाँ पे डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स को फॉर द टाइम बीइंग एज रिक्वायर्ड किया जा सकता है अलॉट। ठीक, आगे, द स्टेट गवर्नमेंट में फॉर द पर्पस ऑफ एडवाइजिंग एंड असिस्टिंग डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स इन द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शंस अपॉइंट एन एडवाइजरी बोर्ड। ठीक, अब ये आपको याद होना चाहिए कि एडवाइजरी बोर्ड की बात जो है वो सेक्शन 8B के क्लॉज 4 में करी गई है। कहाँ पे करी जा रही है, 8B के क्लॉज 4 में। एडवाइजरी बोर्ड क्या हो सकती है, कह रहे हैं अपॉइंट किया जा सकता है, जिसमें ये याद रखने वाली चीज है ऑफ नॉट मोर देन 5 सोशल वेलफेयर वर्कर्स आउट ऑफ whom at least 2 shall be women from the area in respect of which dowry prohibition officer exercising jurisdiction। डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर जिस भी एरिया में jurisdiction एक्सरसाइज कर रहा है वहां से कह रहा है कि एक एडवाइजरी बोर्ड अपॉइंट किया जा सकता है उन लोगों की हेल्प के लिए जिसमें कम से कम आपको 5 जो है सोशल वेलफेयर वर्कर्स चाहिए और उसमें से 2 विमेन का होना जरूरी है।
दिस इज कंपल्सरी। तो आपसे ये कॉम्पोजिशन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि कॉम्पोजिशन एडवाइजरी बोर्ड का क्या है जो कि अपॉइंट किया जाएगा फॉर द हेल्प ऑफ असिस्टिंग ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स। तो आपको याद रखना है कि 5 सोशल वेलफेयर वर्कर्स होने चाहिए, जिसमें से कम 2 का विमेन का होना ज़रूरी है। 9th वाला सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप हेडिंग एक बार देख लो कि पावर टू मेक रूल्स की बात करता है सेक्शन 9, ठीक है। ये ऐसा जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इस एक्ट में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पूछी जाने के लिए कि इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। लास्ट आपका जो सेक्शन 10 है उससे भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको मार्जिनल नोट याद करने की ज़रूरत है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है रूल्स बनाने की। तो इसमें हमने डील कर लिया कि स्टार्टिंग के जो प्रोविजंस हैं आपके बेसिकली जो हमने पिछले वीडियो में भी देखे थे, तो आपके वो सारे इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो भी ए और बी करके सेक्शंस ऐड होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें खाली आपका सेक्शन बेस्ड भी पूछा जा सकता है, प्लस उसके अंदर जो भी चीज़ें इनकलकेट करी गई हैं, अगर सब्सटीट्यूट किया गया है तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, और अगर पूरा का पूरा प्रोविज़न ऐड किया गया है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। खाली बहुत ही छोटा सा एक्ट है, 10 सेक्शन है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताई गई है अगर आप उतना कर लोगे तो डेफिनेटली जितने भी क्वेश्चन इससे बनते हैं वो इसमें हो जाएंगे। अब एक चीज़ जो रह जाती है वो यहाँ पर है, एक केस है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, ठीक। दैट केस इज इम्पॉर्टेंट। अगर केस पूछा जाता है तो ये वाला केस इम्पॉर्टेंट है, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में कुछ नहीं हुआ था, बहुत ही सिंपल सा था केस, डाउरी हैरासमेंट केस था। अब इसमें ऑब्वियसली जो इंक्लूडेड प्रोविजंस है दैट इज 498A ऑफ आईपीसी, ठीक। अब स्टार्टिंग में ही हमने बात करी थी कि इस एक्ट का नेचर एग्जॉस्टिव है कि नॉन एग्जॉस्टिव है, तो मैंने बात करी थी कि एग्जॉस्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू डील विद एवरी प्रोविजन। आपको साथ में आईपीसी के प्रोविजन देखने पड़ेंगे, आपको साथ में एविडेंस के प्रोविजन देखने पड़ेंगे और सीआरपीसी के, तभी जाके कहीं ना कहीं वो ऑफेंस जो भी हुआ है वो कंप्लीट होगा उन सेक्शंस के रिलेटेड में, ठीक। तो यहाँ पर आपको 498A बात करता है, क्रुएलिटी से डील करता है, जिसमें भाई हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स ने क्रुएल्टी करी है। तो केस यहाँ पर ये था कि वाइफ ने फाइल किया था 498A आईपीसी रेड विद सेक्शन यहाँ पर सेक्शन 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक। ये प्रोविजन प्लस सेक्शन 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का लगा था। हुआ क्या कि हस्बैंड को यहाँ पे पता चल गया कि भाई मेरे अगेंस्ट जो है कंप्लेंट जाने वाली है, तो उसने क्या करा, एंटीसिपेटरी बेल डिमांड कर दी थी। कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि जस्ट बिकॉज, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत ही सीरियस ऑफेंस कंसिडर किया जाता है, तो इसके चलते क्या होता था कि जैसे ही कंप्लेंट फाइल हुई तुरंत पुलिस जो है अरेस्ट कर लेती थी सामने वाले पर्सन को। क्योंकि इस प्रोविजंस का मिसयूज बहुत ज़्यादा देखा जाने लगा, तो इस बेसिस पर यहाँ पे इस केस में ये डिसाइड हुआ कि एक बार अगर कंप्लेंट करी जा रही है इन प्रोविजंस के अंडर, तो यहाँ पर पुलिस को पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर अरेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपने सीआरपीसी पढ़ा होगा तो सीआरपीसी में देयर इज सेक्शन 41 का क्लॉज 1 का बी, जिसमें हम पढ़ते हैं कि रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए पुलिस ऑफिसर के पास अरेस्ट करने के लिए, रीजनेबल सस्पिशन होना चाहिए कि अरेस्ट करने की ज़रूरत है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, उसके पास एक रीजनेबल ग्राउंड्स हो कि हम ऑफेंस को फर्दर कोई अदर ऑफेंस को कमिट करने से रोक रहे हैं। आप वो सारे ग्राउंड्स देखना, वो सारे इसमें डील करते हैं। तो वो किस वजह से रखे गए? वो इसी वजह से रखे गए हैं कि भाई पुलिस ऑफिसर भी तो अपना दिमाग लगाए, जस्ट बिकॉज ये नहीं है कि एक कंप्लेन हो गई रजिस्टर तो आप चल पड़े अरेस्ट करने के लिए। इसको रोकने के लिए, मिस यूज ऑफ दीज सेक्शंस को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट करा कि अगर इन प्रोविजंस के चलते कोई भी कंप्लेन आती है तो यहाँ पर आपको पहले अपने ग्राउंड्स पर देखना है, टेस्ट करना है कि क्या ये कंप्लेन वैलिड है या फिर ऐसे ही हवा में मतलब कर दी गई है, और उसके बाद देन फिर आप प्रोसीड करोगे और ऑन दैट बेसिस फिर आप अरेस्ट करेंगे। यही चीज़ बोली गई थी, ठीक। उसके अलावा इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, लीडिंग केस ये है, और ये आपका सीआरपीसी में भी क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियसली आपको मालूम होना चाहिए। आईपीसी में भी पूछा जा सकता है, सीआरपीसी में भी। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं दूसरे किसी माइनर लॉ के लिए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक एंड शेयर। ओके।